हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना अगला टॉपिक है इम्यूनिटी। तो क्या रहता है कि अपनी जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत सारे इन्फेक्टिशियस एजेंट्स जो पैथोजेंस हैं उनके कांटेक्ट में आते रहते हैं, लेकिन उनमें से सब अपने अंदर डिजीज़ कोज नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों है, किस वजह से? क्योंकि अपनी बॉडी के पास एक इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम इम्यून पावर जनरेट करता है, और वो इम्यून पावर जो है इम्यून सिस्टम की, वो हेल्प करता है अपनी बॉडी में पैथोजन से फाइट करने के लिए। तो अपनी ये जो ओवरऑल एबिलिटी है ना, कि हम डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिज्म से अपनी बॉडी फाइट कर सकती है, किसकी हेल्प से? इम्यून सिस्टम की हेल्प से। इस चीज़ को ही क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी की आपको सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है कि दी ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, होस्ट की वो एबिलिटी वो फाइट कर सकता है डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म से। किसकी हेल्प से? कन्फर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम। और ये उसकी एबिलिटी किसकी वजह से है? इम्यून सिस्टम की वजह से। तो ये ओवरऑल एबिलिटी उसकी क्या बोली जाती है? इम्यूनिटी बोली जाती है, इम्यून पावर बोली जाती है, इम्यूनिटी है ये उसकी। तो अब वही कह रहा है कि एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिशियस एजेंट्स। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स में आते रहते हैं, एयरबोर्न पैथोजेंस के भी, या कॉन्टेमिनेटेड फूड वाटर से भी आ जाते हैं, लेकिन वो सारे अपने अंदर डिजीज़ कोज नहीं कर पाते हैं। हाउएवर ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। तो उनमें से कुछ ही एक्सपोजर लीड करते हैं डिजीज कंडीशन को, बाकी ज़्यादातर नहीं कर पाते। तो जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके उतने ही कम चांस हो जाएंगे किसी डिजीज़ के, पैथोजन के कांटेक्ट में आने से उसका डिजीज़ हो जाने की कंडीशन अराइज होने का चांस बहुत कम रहेगा, अगर उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा है तो ये क्यों हो पाता है? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इट सेल्फ, कि अपनी बॉडी के पास खुद पावर है, खुद एबिलिटी है, वो डिफेंड कर सकती है, फाइट कर सकती है। किससे? फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। जितने भी ये फॉरेन एजेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम है जो काम करता रहता है, और उन पैथोजेंस के इफेक्ट को न्यूट्रल करता रहता है, उनको किल करता रहता है कंटिन्यूसली। बट ये इम्यून पावर हर पर्सन की अलग अलग वेरी करती है, एज के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। कि एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन है 22-25 ईयर का, और एक ओल्ड एज का पर्सन है, तो उनमें से किसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी होगी? 20-25 वाले की लगभग ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू ओल्ड एज वाले। तो इम्यूनिटी पावर वैसे वेरी भी करती है, लेकिन हर इंडिविजुअल जो है उसके अंदर जो इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, कैटेगरी हैं, वो दो तरह की इम्यूनिटी मिलेगी। एक को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन दोनों में हमें फर्स्ट पढ़ना है इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो किसी पर्सन में कब से प्रेजेंट होती है? बाय द टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ से ही उसको ये पर्टिकुलर इम्यूनिटी की चीज़ें, इम्यूनिटी के प्रोटेक्शन के तरीके उसको मिले हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है? कि आफ्टर बर्थ वो अपनी लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी पावर एक्वायर करता है, किससे? जो भी वो डाइट गेन कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ओवरऑल अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो भी काम कर रहा है, तो ओवरऑल लाइफ में वो जो इम्यूनिटी एक्वायर करेगा वो कैसी होगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जो उसको बाई बर्थ मिली है इम्यूनिटी की जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या बोली जाएगी? उसकी इन्नेट इम्यूनिटी। तो आज हम ये इन्नेट इम्यूनिटी ही पढ़ेंगे। तो इसमें अभी तक आपको ये वाली इम्यूनिटी की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद करनी है, कि द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट विद डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, वो उसकी क्या बोली जाएगी? इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी को पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। तो इनमें इन्नेट इम्यूनिटी का क्या है कि वो कैसे नेचर की होती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। नॉन स्पेसिफिक टाइप का क्या मतलब है? कि इन्नेट इम्यूनिटी हर इंडिविजुअल के अंदर एक जैसी ही मिलती है, कि हर इंडिविजुअल्स के ऊपर वो वेरी नहीं करती, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कि वो एज ए मेथड इन्नेट इम्यूनिटी हर इंडिविजुअल को बाय बर्थ मिलता है, किसी एक के लिए वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो ये कैसी इम्यूनिटी है? नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि कब से ही प्रेजेंट होगी ये? बर्थ के टाइम से।
तो बर्थ के टाइम से कोई चीज़ जैसे प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्जेनाइटल इन नेचर। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जो बर्थ से ही प्रेजेंट हो, जैसे बहुत सारी कॉन्जेनाइटल डिजीज होती हैं जो बर्थ से कुछ डिजीज अराइज हो जाती है, डिजीज कंडीशन। तो ये कॉन्जेनाइटल इन नेचर है कि नॉन स्पेसिफिक टाइप की है, कि किसी इंडिविजुअल को कोई स्पेसिफिक नहीं मिलेगी, सबको एक जैसी ही प्रोवाइड होगी ये वाली। और कब से मिलेगी, एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही प्रेजेंट मिलेगी सबके अंदर ये इननेट इम्यूनिटी। फिर कह रहा है दीज इज अकम्प्लिश्ड बाई, कैसे मिलती है ये वाली, प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये इम्यूनिटी पावर अपनी बॉडी के पास, कुछ बैरियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ऐसे बैरियर जो प्रिवेंट करते हैं या तो एंट्री, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंट्री नहीं करने देंगे, या एंट्री कर रहे होंगे तो उनको किल करने में रोल प्ले कर रहे होंगे कहीं पे। तो दिस इज अकम्प्लिश बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, कि बैरियर की फॉर्म में है, किसको बैरियर, टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। तो ये इम्यूनिटी बेसिकली किस फॉर्म में है, बैरियर्स की फॉर्म में है, जो क्या करते हैं मेनली, जिनका क्या काम है कि फॉरेन एजेंट जितने भी हैं उनको अपनी बॉडी में क्या ना करने दिया जाए, एंटर ही ना करना दिया जाए, कि कैसे उनकी एंट्री कम से कम चांस हो कि वो अपनी बॉडी में एंटर कर पाएँ, अपनी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर पाए, इसका चांस रिड्यूस करना है, कम से कम करना है। तो दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्पेसिफिक टाइप का है और जो प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रेजेंट है। और ये इम्यूनिटी किस फॉर्म में अवेलेबल है, ये कैसे प्रोवाइड होती है, बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, किसको बैरियर, टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी, उस फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद आती है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है जो बर्थ से ही प्रेजेंट है, कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। इसी ये बैरियर की फॉर्म में प्रेजेंट है, बट कितने तरह के बैरियर मिलेंगे, 4 टाइप ऑफ बैरियर की फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगी। तो आपका काफ़ी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 4 टाइप के बैरियर की फॉर्म में इन्नेट इम्यूनिटी मिलेगी। वो 4 बैरियर की फॉर्म में कौन कौन से है, फर्स्ट, तो उसमें फर्स्ट तरीका आता है पहला, फिजिकल बैरियर। कुछ ये हमें फिजिकल बैरियर की फॉर्म में मिली है ये वाली इन्नेट इम्यूनिटी, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन इन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि अपनी जो बाहर वाली स्किन कवरिंग ही है, एपिडर्मल ऊपर वाली कवरिंग, वो ही अपने आप में किसका रोल प्ले कर रही है, बैरियर की तरह काम कर रही है, कि अपनी स्किन में से कौन एंटर नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर सकता। तो स्किन एक तरह का क्या हो गया, बैरियर हो गया फॉर द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्किन कैसा बैरियर है, फिजिकल बैरियर, कि वो एंट्री नहीं करने देगा फॉरेन पार्टिकल को अपनी बॉडी में। उसके बाद दूसरा क्या बता रहा है, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम। कौन सी म्यूकस कोटिंग होती है अपनी एपिथेलियम की अंदर वाली, अपनी बाहर वाली स्किन की जो लेयर है एपिथेलियम, ये तो ड्राई है, लेकिन अपने अंदर वाली साइड, जैसे अपने डाइजेस्टिव ट्यूब में अंदर वाली साइड है एपिथेलियम है, और इंटरनल ऑर्गन्स में है, उनकी अंदर वाली एपिथेलियम कैसी होती है, म्यूकस सीक्रेटेड होती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, वो म्यूकस कोटेड होती है वो। तो म्यूकस कोटेड ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर वाली जो पूरी लाइनिंग है वो कैसी है, म्यूकस कोटेड। सेम ऐसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो अपनी जीआई ट्रैक है, अपना स्टमक इंटेस्टाइन है, वो भी कैसा है, म्यूकस कोटेड। और तीसरा जो अपना यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है पूरा, ये सारे कैसे हैं, म्यूकस कोटेड है। तो ये भी हेल्प करते हैं, आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी, कि अपने रेस्पिरेटरी पाथवे में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो वो कहाँ ही ट्रैप हो जाएगा, कहाँ ही पकड़ा जाएगा, वो जो म्यूकस कोटिंग है वो ही उसको ट्रैप कर लेगी, सो दैट वो पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जाके उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक तरह का कैसा बैरियर है, फिजिकल बैरियर, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अपनी, कहाँ कहाँ की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की। इन तीनों की जो म्यूकस कोटिंग है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने में रोल प्ले कर रही है। तो कैसा बैरियर प्रोवाइड कर रही है, फिजिकल बैरियर। तो फर्स्ट फिजिकल बैरियर में 2 एग्जांपल अच्छे से याद रखने हैं, स्किन जो मेन बैरियर है जो एंट्री नहीं करने देगा, और दूसरा अगर एंट्री कर रहा है जीआई ट्रैक में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में, तो वहाँ की जो म्यूकस एपिथेलियम है, म्यूकस कोटेड एपिथेलियम, वो उन फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगी। तो ये दोनों फिजिकल बैरियर हैं, और ये दोनों किसके पार्ट हैं, इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों कब से ही अवेलेबल हैं, बाय द टाइम ऑफ बर्थ, स्किन सबके पास है,
बाय द टाइम ऑफ बर्थ म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम सबके पास है। तो ये सबको मिलती है, तो सबको मिल रही है तो कैसी बोली जाएगी, नॉन स्पेसिफिक टाइप, कि सबके अंदर स्किन प्रेजेंट है, म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट है लाइनिंग के लिए, तो नॉन स्पेसिफिक टाइप की है, इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। उसके बाद दूसरी आती है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, कि अपनी सेल की सेलुलर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं उनकी वजह से भी कुछ चीज़ें बनती हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से। वो ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से जो जो चीज़ें बन रही हैं वो अगर अपनी हेल्प करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, प्रिवेंट करने में, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने में, तो वो कैसा बैरियर की फॉर्म होगी, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल की फॉर्म में अपने स्टमक में क्या बनता है, एसिड बनता है, HCl बनता है। तो जो अपनी ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल होती हैं स्टमक की, गैस्ट्रिक ग्लैंड की, वो क्या बनाती हैं, HCl बनाती हैं। तो वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से एसिड बना, वो एसिड कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में। तो अगर कोई पैथोजन स्टमक तक रीच कर रहा है तो स्टमक में HCl उसको किल करने में रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, अपने माउथ में सलेवरी ग्लैंड होते हैं, वो क्या रिलीज करेंगे, सलाइवा रिलीज करेंगे। और सलाइवा के अंदर भी बैक्टीरिया की लाइसिस कराने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, वो उसकी सेल लाइसिस करा देता है। तो वो कैसे बना, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से ही बना, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से वो एंजाइम जो कहाँ है, सलाइवा में। तो सलाइवा इन द माउथ भी फिजियोलॉजिकल बैरियर की फॉर्म में काम कर रहा है। तीसरा, जो अपनी आई से रिलीज हो रहे हैं टीयर्स, वो भी लाइसोजाइम कंटेन करते हैं, तो वो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, वो भी उसकी इनहिबिट करेंगे माइक्रोब ग्रोथ को। तो वो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से बना। ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, तो ये सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं बट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से बने हैं। जैसे एग्जांपल तीनों याद होने चाहिए, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर इन आई। ये सारे प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी को, बट ये एज ए फिजिकल बैरियर नहीं है, कैसे हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो सेल ने परफॉर्म की तो उससे इनका फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने लग रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। उस फिजियोलॉजिकल के बाद आता है सेलुलर बैरियर। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर जो था, एसिड बनना स्टमक में, टीयर बनना आई में, सलाइवा बनना माउथ में, ये बाई बर्थ सबके अंदर प्रेजेंट है। तो सबके अंदर प्रेजेंट है तो कौन सी इम्यूनिटी है, ये इन्नेट इम्यूनिटी। और कोई स्पेसिफिक टाइप की नहीं है, सबके अंदर बन रहा है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की है, एट द टाइम ऑफ बर्थ से अवेलेबल है। उसके बाद अब अगला तरीका आता है सेलुलर बैरियर, कि अपने ब्लड में कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती हैं, और वो बाई बर्थ सब के अंदर प्रेजेंट हैं वो वाली। तो वो अगर सब के अंदर प्रेजेंट हैं बाई बर्थ तो वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हो जाएंगी वो सेल। तो ये नाम क्या निकाला, सेलुलर बैरियर, कि सर्टेन टाइप की अपनी ब्लड में क्या होती हैं, अपनी बॉडी में WBC ल्यूकोसाइट्स होती हैं सर्टेन टाइप्स की अपनी बॉडी में। लाइक कौन सी, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पोलीमोर्फो मतलब जिसका न्यूक्लियस का शेप पोलीमोर्फिक है, उसमें कई लोब दिखते हैं, मल्टी लोब कंडीशन दिखती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ऐसी पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, इसको बोलते हैं PMNL, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। एंड दूसरी कौन सी होती है, मोनोसाइट। और इनके अलावा एक और होती है नेचुरल किलर सेल, ये भी एक तरह की क्या होती है, लिम्फोसाइट। एक तो कौन सी लिम्फोसाइट होती हैं, B and T लिम्फोसाइट। उनके अलावा स्मॉल अमाउंट किन का बनता है, एक और लिम्फोसाइट होती है नेचुरल किलर सेल, ये भी अपने ब्लड में ही होती है। तो ये क्या करती हैं, फॉरेन पार्टिकल को किल करने में रोल प्ले करती हैं। तो न्यूट्रोफिल है वो ग्रैनुलोसाइट WBC है, और मोनोसाइट A ग्रैनुलोसाइट है। लेकिन ये दोनों की दोनों, न्यूट्रोफिल भी और मोनोसाइट भी, ये दोनों क्या करती हैं, कैसे किल करेंगी फॉरेन सेल को, फैगोसाइटिक नेचर शो करती हैं, कि उनको एनगल्फ करके किल कर देंगे, फैगोसाइटिक नेचर। न्यूट्रोफिल भी और मोनोसाइट भी कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ऐसे किल करेंगे। और तीसरी जो ब्लड में ही प्रेजेंट है टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, इनको शॉर्ट फॉर्म में NK सेल्स बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल। ये फैगोसाइट तो नहीं करती, लेकिन ये केमिकल रिलीज करती हैं
परफोरिन रिलीज करती है। वो परफोरिन उनकी बैक्टीरियल सेल की क्या करा देता है, सेल लाइसिस करा देता है, रप्चर करा देता है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट तो फैगोसिटिक नेचर से किल करेंगी, ये परफोरिन रिलीज करके उनको किल करा देंगी। बट ये तीनों की तीनों, न्यूट्रोफिल भी, मोनोसाइट भी, नेचुरल किलर सेल भी कहाँ प्रेजेंट है, इन द ब्लड। और एक्चुअली में है क्या, ये सेल्स जो फॉरेन पार्टिकल को किल कर रही हैं और बाई बर्थ सबके अंदर प्रेजेंट है। तो इन्नेट इम्यूनिटी का टाइप हो गया और क्या नाम निकाल दिया, सेलुलर वैल्यू की सेल की फॉर्म में है इन द ब्लड एज वेल एज कह रहा है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कहाँ पे, इन टिश्यू, कैन फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो ब्लड में तो इनको किल करने के लिए फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, एन के सेल प्रेजेंट हैं। और टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर क्या होता है कि ब्लड में जो मोनोसाइट्स हैं उनमें से कुछ मोनोसाइट माइग्रेट करके कहाँ चली जाती हैं, टिश्यू के अंदर। और वो मोनोसाइट जो माइग्रेट करके टिश्यू के अंदर गई हैं वो साइज में बड़ी हो जाती हैं और फैगोसाइटिक नेचर की हो जाती हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। तो टिश्यू के अंदर फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए कौन सी सेल अवेलेबल है इन्नेट इम्यूनिटी के फॉर्म में, मैक्रोफेज। वो टिश्यू के अंदर फैगोसाइटिक नेचर से होकर के उसको किल कर देंगी फॉरेन पार्टिकल को। तो इसमें आपको 4 सेल्स के नाम याद रखने हैं जो एज ए सेलुलर बैरियर काम करती हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, ये तीनों तो ब्लड के अंदर, और मैक्रोफेज टिश्यू के अंदर। इन दोनों में से न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट कैसे किल करेंगी, फैगोसिटिक, एनगल्फ करके उस पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेंगी और अपने अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगी। जबकि नेचुरल किलर सेल एक केमिकल रिलीज करती हैं परफोरिन, उससे किल करेंगी। और जो मैक्रोफेज है वो भी फैगोसिटिक नेचर ही शो करेगा, लेकिन ये ब्लड में नहीं करेगा, कहाँ, टिश्यू में। कि अगर कोई पार्टिकल पैथोजन ब्लड से निकल के सेल के पास, टिश्यू के पास रीच कर गया, ब्लड वाली जो इम्यून पावर थी वो उसको किल नहीं कर पाई, वो सेल में एंटर कर गया, टिश्यू में एंटर कर गया, तो टिश्यू के अंदर कौन है उसको किल करने के लिए, मारने के लिए, फैगोसाइट करने के लिए मैक्रोफेज अवेलेबल है, वो उसको किल कर देगा। तो ये 4 सेल्स के नाम याद रख रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर बैरियर, 3 इन द ब्लड और मैक्रोफेज इन द टिश्यू, इनसाइड द टिश्यू, सेलुलर बैरियर, इन्नेट इम्यूनिटी। उसके बाद 4th अगला तरीका आता है लास्ट, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या है कि ये वाला मेनली कब काम करता है, जब इन्फेक्शन जो है वो किसकी वजह से हो, वायरल पार्टिकल की वजह से हो, वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन है, उस केस में क्या रिलीज होता है, साइटोकाइन। तो ये साइटोकाइन क्या रहता है कि ये एक तरह के, वैसे तो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं साइटोकाइन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस शुगर यूनिट से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनको प्रोटीन पार्ट बोलते हैं कि एंटीवायरल प्रोटीन है ये। तो अपनी बॉडी में मान लो कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो सिक्रेट करती हैं कुछ प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स को हम क्या बोल देते हैं, इंटरफिरोन्स। कि कोई सेल है अपनी बॉडी में, ये सेल है, ये वायरल पार्टिकल से अफेक्ट हो गई, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करेगी जिनको हम क्या बोलेंगे, इंटरफिरोन। और ये इंटरफिरोन जो आसपास, इस वायरस इन्फेक्टेड सेल के जो आसपास सेल्स हैं उनको सिग्नलिंग देगी, उनको एक्टिवेट करेगी, उनको बताएगी कि वायरल इन्फेक्शन है, तो उससे कैसे प्रोटेक्ट होना है, कि ये सेल्स अपनी तैयारी करें वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए। तो ये जो वायरस इन्फेक्टेड अपनी सेल है वो कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफिरोन। ये इंटरफिरोन सिग्नलिंग का काम करते हैं, सिग्नल देते हैं जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं कि वो अपना प्रिवेंटिव मेजर्स, बचने का तरीका फॉलो करें वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। तो ये कैसे इंटरफिरोन, कैसी प्रोटीन बोली जाएंगी, एंटीवायरल प्रोटीन्स। और ये इंटरफिरोन रिलीज करके सिग्नलिंग मैकेनिज्म देना साथ वाली सेल को, ये ओवरऑल तरीका क्या बोला जाता है, साइटोकाइन बैरियर। की ये इंटरफिरोन्स वगैरह डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस हैं जो एक सेल रिलीज हो करती है और वो साथ वाली किसी सेल पे जाके बाइंड करते हैं और उसको सिग्नलिंग देते हैं। कौन सी सिग्नलिंग, कि इनकी कैसे पैथोजन से प्रिवेंट करना है।
तो ये लाइन याद करनी है, एक ही लाइन दे रखी है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन विच प्रोटेक्ट, वो इंटरफेरोन किसको प्रोटेक्ट करेंगे, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, किससे, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, कि वो प्रोटेक्ट करेंगी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगी, कि उनके पास सिग्नलिंग जब रीच कर जाएगी उनको पता चल जाएगा वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, उससे कैसे अब डील करना है। तो ये 4 तरीके हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। तो ये अच्छे से याद करना, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन, कि जो किसी भी होस्ट की ओवरऑल एबिलिटी होती है कि वो फाइट कर पाता है किसी भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन। वो तो क्या बोली जाएगी, उनकी इम्यूनिटी पावर। और इसी इम्यूनिटी पावर की वजह से हम जितने भी डेली पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं सब हमारे अंदर डिजीज को लीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनसे फाइट करने के लिए कौन प्रेजेंट है, अपनी इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन अपनी जो ओवरऑल इम्यूनिटी है ये कितने टाइप की है, 2 तरह की मिलेगी। जो अपने अंदर बाई बर्थ से ही प्रेजेंट है, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की है, सबको मिल रही है। वो कौन सा तरीका, इन्नेट इम्यूनिटी। और जो लाइफ के बाद में हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम पीरियड, वो कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो बाई बर्थ है वो इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी है, नॉन स्पेसिफिक, सबको मिली हुई है सेम फॉर्म्स के अंदर, और वो एक्चुअली कब से प्रेजेंट है, एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही प्रेजेंट है। और वो एक्चुअल में काम कैसे करती है, बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। किसको बैरियर प्रोवाइड करेगी, टू द एंट्री ऑफ डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स इनटू द बॉडी। और वो इन्नेट इम्यूनिटी कितनी फॉर्म्स में मिलेगी, 4 फॉर्म्स हैं बैरियर फॉर्म्स के। फर्स्ट फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर, और चौथा साइटोकाइन बैरियर। ये चारों याद रखने हैं, इनमें जो जो लाइनें मार्क कर रखी हूँ याद करनी है। फिजिकल बैरियर की फॉर्म में क्या क्या मिलेगा सबको, इन्नेट इम्यूनिटी में स्किन मिलती है। तो स्किन तो अपनी सबसे आउटर बॉडी फॉर्म्स है, बॉडी पार्ट है, जो अपन मेन बैरियर का काम करेगी, जो प्रिवेंट करेगी एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दूसरा अपने इंटरनल जो पार्ट हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जीआई ट्रैक हो गया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक हो गया, उनके अंदर म्यूकस कोटेड पार्ट है, एपिथेलियम है, वो भी ट्रैप कर लेगी फॉरेन पार्टिकल को। तो ये दोनों कैसी फॉर्म है, फिजिकल बैरियर की फॉर्म में है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स की फॉर्म में क्या बनता है, स्टमक में क्या बनेगा, एसिड बनेगा, HCl। सलाइवा कहाँ बनेगा, अपने माउथ में सलेवरी ग्लैंड बनाएंगे बक्कल कैविटी में। टीयर्स कहाँ बनेंगे, आई के अंदर बनेंगे। तो सलाइवा में और टीयर्स में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। वो एंटी बैक्टीरियल होता है लाइसोजाइम, तो वो एंटी बैक्टीरियल किल कर देगा, वो बैक्टीरिया की सेल लाइसिस करा देगा। तो ये सारे भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। और किस फॉर्म में है, फिजियोलॉजिकल बैरियर की फॉर्म में है। उसके बाद आया सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर की फॉर्म्स में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं। अब वो सेल बाई बर्थ मिलेंगी या तो अपने ब्लड में, या ब्लड के अलावा टिश्यू के अंदर। और ये सेल एक्चुअली में कौन सी सेल हैं, ब्लड की WBC हैं, कुछ टाइप की ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC हैं। तो उसमें ए ग्रैनुलोसाइट WBC भी है एक, और ग्रैनुलोसाइट WBC भी है। ग्रैनुलोसाइट WBC कौन सी है, न्यूट्रोफिल। इसको हम क्या भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। तो PMNL न्यूट्रोफिल हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट की फॉर्म में कौन सी WBC है, मोनोसाइट। ये दोनों कैसे करेंगी, फैगोसाइटिक करके उसको ख़त्म कर देंगी। उसके अलावा ब्लड में ही एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, तो B और T लिम्फोसाइट होती हैं। उसके अलावा भी एक टाइप होती है लिम्फोसाइट की, नेचुरल किलर सेल, NK सेल्स। वो भी परफोरिन रिलीज करके सेल की लाइसिस करा देती हैं। तो ये तो ब्लड में थी। इसके अलावा सेलुलर बैरियर कहाँ, टिश्यू के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल मिलेंगी, मैक्रोफेज। वो भी फैगोसाइटिक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी फॉरेन पार्टिकल को। और लास्ट तरीका इन्नेट इम्यूनिटी में कौन सा है, कौन सा बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, जिसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, क्या बोले जाते हैं, इंटरफिरोन, या उनको बोलते हैं साइटोकाइन भी बोलते हैं कईयों को। तो वो क्या करते हैं, वो कौन रिलीज करेगा उन इंटरफिरोन्स को, कौन सी सेल अपनी बॉडी की जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करेंगे स्पेशलाइज प्रोटीन, जिनको हम क्या बोलेंगे, इंटरफिरोन, एंटीवायरल प्रोटीन्स,
जो किसको प्रोटेक्ट करेंगी, किसको सिग्नल देंगी, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, किससे प्रिवेंट करेंगे उनको, फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, की उनके अंदर आगे वायरल इन्फेक्शन ना फैले, वो अपना ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें। तो ये 4 तरीके हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। उससे पहले डेफिनेशन है इम्यूनिटी की, तो ये पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद करना है।